हेलो दोस्तों, मैं श्रीराम आप सभी का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स वीक 2 ग्रेडेड असाइनमेंट के पार्ट 2 में। पार्ट 2 में मैंने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और टोटल क्वेश्चन नंबर 11 वो ये कहता है कि एक इंसिडेंट रे एक पॉइंट से गुजरता है, एक पॉइंट पर टकराता है और एक बार उसका रिफ्लेक्शन रे एक पॉइंट से पास आउट करता है। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ए भी आपको बताना है। तो आप सबसे पहले जब भी इस तरह का लाइन इक्वेशन आए तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आप ड्राइंग कंसीडर जरूर कीजिएगा। तो पॉइंट बी, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे उसका वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। और मैं मान लेता हूँ कि आपका ये इंसिडेंट है, ठीक है ना। तो आपने ये बोल रखा है कि ये ए पॉइंट से गुजर रहा है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो अगर ये रिफ्लेक्टेड है तो आपको ये पता होगा कि रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, सी। ये कहाँ से गुजर रहा है, ये गुजर रहा है 5,3 से। तो अब मेरा जो इंसिडेंट रे है वो क्या हो जाएगा, ये इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ पी, यहाँ से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ क्यू, तो ये मेरा पहला ट्रायंगल, ये मेरा दूसरा ट्रायंगल। दोनों में अगर मैं 10 अल्फ़ा लगा देता हूँ तो 10 अल्फ़ा मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए पी बाई पी बी। और इधर मेरा क्या हो जाएगा, क्यू सी बाई क्यू बी। अब आपको एक बात बताऊं कि ये डिस्टेंस 1 है ना, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 1,0 हो जाएगा। तो यहाँ पे किधर ओरिजिन होगा, तो ये जो पूरा डिस्टेंस वो x दिया हुआ है और ये पूरा डिस्टेंस 5 दिया हुआ है। तो थोड़ा सा अगर हम अलजेब्रा यूज करता हूँ तो ए पी जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, x - 1 परपेंडिकुलर 2 हो जाएगा। क्यू सी मेरा 5 - x हो जाएगा और इसे 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आपको आंसर आएगा 3x - 3 इज इक्वल टू 10 - 2x, जो कि 5x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 13/5। अब आपके पास पॉइंट मिल चुका है ए पॉइंट आपको दिया हो गया क्या, ए पॉइंट आपको 1/2 दिया हुआ है और बी पॉइंट हमने निकाल लिया 13/5, 0। तो मैं अगर आपको ये बोलता हूँ कि आप इसका स्लोप निकाल लो, तो स्लोप क्या हो जाएगा, y2 - y1, तो 0 - 2/13/5 - 1, तो ये हो जाएगा -2/13 - 5, 8/5, ठीक है। तो 4 कट जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, तो -5/4 हमारे पास क्या आ जाता है, स्लोप। और अगर स्लोप पता चल गया है तो हमको इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y - y1 0 इज इक्वल टू स्लोप आपके पास -5/4 है इंटू x - x1 क्या हो जाएगा 13/5। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -5/4 इंटू 5x - 13/5। ये ख़त्म। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 4y इज इक्वल टू -5x + 13। तो 4y + 5x इज इक्वल टू 13, दैट इज जो पहला आंसर है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी के साथ जो हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है वो लाइंस वाले सब चैप्टर से है। ये भी एक सिंपल है कि एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझता हूँ, हर लाइन को जब भी आप मैथमेटिक्स है तो उसको तोड़ने की कोशिश किए। इफ़ P इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, तो सबसे पहले हमको ये पता है कि कोई भी लाइन और पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है ax1 + b/1 + c/√में a² + b², जहाँ पर x1 और y1 क्या होता है, x1 और y1 हो जाता है पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और a b c हो गया आपके लाइन ऑफ इक्वेशन के कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं किसका लाइन निकालने के लिए, तो अगर हमको एक्सेस दिया हुआ है तो आपको पता है कि अगर कोई लाइन का एक्सेस दिया हो तो उसका जो इक्वेशन होता है वो x/a इस तरह से लिखा जाएगा। तो जो फाइनल यहाँ पर हमको इक्वेशन मिलेगा वो ये मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन को सेटिस्फाई करता हूँ 0 0, तो जो मेरा p बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, 0 × 1/a + 0 × 1/b - 1/√में 1/a² + 1/b²,
बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू 1/1 ए स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व क्यों नहीं करें, स्क्वायर रूट ही क्यों करें? तो आप यहाँ पे ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस पे आपको ये पता चल रहा है कि हर जगह सारे के सारे ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे स्क्वायरिंग को चूज़ करने वाले हैं। तो स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। अगर हम इसको इधर भेज देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर। तो ऑप्शन 3 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो गया। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 भी सेम पे आधारित है। इसमें बस ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू यूज किया गया। ये क्या कहता है कि आपके पास फिर से पी एन क्यू दो परपेंडिकुलर है ऑरिजिन से, दो लाइन्स आपको दिए गए। तो सबसे पहले हम लाइन को कंसिडर करेंगे L1 इज इक्वल टू x cos थीटा माइनस y साइन थीटा माइनस k cos 2 थीटा, और जो लाइन L2 दिया है वो क्या दिया हुआ है, x sec थीटा प्लस y cos sec थीटा माइनस k इज इक्वल टू 0 वेर k इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन दिया गया है, गलती हो गया कि मैंने यहाँ पर ऑप्शन लिखना मैं भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो p और q का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो p क्या होगा, p डिस्टेंस हो जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा 0 इंटू कॉस थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा माइनस k cos 2 थीटा बाई अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अंडर रूट में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। p का जो वैल्यू वो क्या होने वाला है, k मोड से माइनस हटा देगा तो k cos 2 थीटा। इसी तरह q का जो वैल्यू होने वाला है वो क्या होने वाला है, 0 टाइम्स सेक थीटा प्लस 0 टाइम कॉस सेक थीटा माइनस k इज इक्वल टू अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा। तो जो q होने वाला है वो k बाई अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा होगा। अब अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करता हूँ क्योंकि हमको रूट को हटाना है, तो मेरे पास q क्या आ जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर बाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अगर मैंने स्क्वायर किया तो मेरे को स्क्वायरिंग कहाँ करना पड़ेगा, ऊपर में भी मेरे को स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो यह जगह पी स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, और ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस सेक स्क्वायर थीटा, जो कि अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको यहाँ पर साइन 2 थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, देखो अब अगर हम यहाँ पर k स्क्वायर इंटू 4/4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मेरे को आंसर क्या आ जाएगा, 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है। अब सिंस मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है तो मैं आपको ऑप्शन देख के बता देता हूँ कि जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन है जो कि फिर से ये बोलता है कि दो लाइन है और उन दोनों लाइन को एक अलग लाइन बाइसेक्ट इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि वो इंटरनली बाइसेक्टेड हो रहा है किसी एक पॉइंट पे, तो उस लाइन का इक्वेशन आपको बताना है। तो फिर से हम सबसे पहले विजुलाइज करेंगे कि कहना क्या चाहता है। तो हम मानते हैं कि ये मेरा दो लाइन है, ठीक है। ये लाइन मेरा क्या होगा, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये लाइन मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको एक लाइन L है जो कि इंटरसेक्ट करता है पॉइंट A, इसको हम x1, y1 मान लेता हूँ, और पॉइंट B x2, y2 मान लेता हूँ, और ये मेरा लाइन L है। और ये इस तरह से इंटरसेक्ट होता है कि ये लाइन सेगमेंट पॉइंट
1,1.5 बाइसेक्ट होता है। तो अगर मेरे को लाइन एल का इक्वेशन चाहिए तो मेरे को पॉइंट ए एंड बी चाहिए, तो मैं यहाँ पर से इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके। x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो x1 प्लस x2 मेरे क्या हो जाता है 2। सिमिलरली y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू 1.5, तो y1 प्लस y2 क्या हो गया 3। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप ये देख रहे हो कि पॉइंट ए को ना, जो मेरा पॉइंट ए है वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है और पॉइंट बी मेरा इस लाइन से सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं वहाँ से भी एक इक्वेशन निकालने की कोशिश करूँगा कि x1 माइनस y1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x2 प्लस y2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ तो मेरे को आपको मिलेगा x1 प्लस x2 और प्लस y2 माइनस y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x1 प्लस x2 आपके पास 2 दिया है तो 2 1 प्लस 3 हो जाएगा, और 3 इज इक्वल टू असल में क्या निकल जाएगा y1 माइनस y2, और 3 आपका वैल्यू क्या है y1 प्लस y2 का वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, आंसर ये निकल जाएगा कि 2y1 इज इक्वल टू 6, तो y1 3, अगर y1 3 है तो y2 0। अब मैं इसको क्या करूँगा, वैल्यू को पुट कर देता हूँ किसी भी लाइन, तो अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो x1 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है y1 का वैल्यू, तो x1 यहाँ से मेरे को 1 आता है। अगर x1 1 है तो x2 भी 1 आ जाएगा। तो जो मेरे को पॉइंट मिले हैं a वो x1 y1 तो 1,3, और जो पॉइंट b मिला है वो क्या मिला है x2 है x2 y2 0,2। तो यहाँ से अगर मैं स्लोप निकालने की कोशिश करता हूँ तो स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है आपको 0 माइनस 3 बाई 1 माइनस 1। तो आप देख रहे हो कि 1 बाई 0 जा रहा है जो कि वैलिड नहीं है। तो आप मेरे को ये बताओ कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। तो 1090 क्या होता है सर, 1090 होता है नॉट डिफाइंड, और मेरा स्लोप क्या आ रहा है नॉट डिफाइंड, यानी कि जो मेरा लाइन है वो क्या है वो y एक्सिस है, और y एक्सिस का इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, तो सर जी y एक्सिस का जो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है वो x इज इक्वल टू 1 होता है। तो जो यहाँ पर आंसर मेरा होने वाला है वो ऑप्शन 4 होने वाला है। इसी की तरह दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मेरा जो 15 है वो एक पैरेललोग्राम की बात किया गया है। तो पैरेललोग्राम में आपको पता होगा कि डायगोनल्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बाइसेक्ट होते हैं, तो इसमें तीन आपको वैल्यू दिया गया है, कोऑर्डिनेट्स ये 3 पॉइंट का, और चौथे का कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि एक पैरेललोग्राम को कंसीडर करते हैं। A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3, मैं D को x4 y4 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब जो मेरा ये डायगोनल है ये किस पे बाइसेक्ट होने वाला है, O पे बाइसेक्ट होने वाला है। और डायगोनल के बारे में आपने कुछ दिया है क्या, ठीक है, डायगोनल के बारे में आपने नहीं दिया, तो जो मेरे को वैल्यू दिया उससे मैं डायगोनल का वैल्यू निकालता। तो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, AC डायगोनल को अगर मैं बाइसेक्ट कराने की कोशिश करता हूँ, जो मेरा O आने वाला है वो क्या आएगा, वो आएगा x1 प्लस x3 y2, y1 प्लस y3 y2। अगर मैं सेम BD डायगोनल से O का वैल्यू निकालने का कोशिश करूँ, तो जो O का वैल्यू आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है आपको x2 प्लस x4 बाई 2 और y2 प्लस y4 बाई 2। आप यहाँ से दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है, कि x1 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल टू x2 प्लस x4 बाई 2 पहला, और दूसरा y1 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल टू y2 प्लस y4 बाई 2, 2 कट जाएगा। यहाँ से मेरे को x4 निकालना है और y4 निकालना है, तो x4 क्या आ जाएगा, x4 आ जाएगा x1 प्लस x3 माइनस x2,
ठीक है। और जो मेरा y4 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y3 माइनस y2। हेलो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये एक इरर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग इरर की बात करने वाले हैं और ये क्वेश्चन हाईली डिस्कस्ड क्वेश्चन है हमारे डिस्कशन ग्रुप में, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप टेलीग्राम एंड डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि टू डिटरमाइन द गैस कांस्टेंट, यानी कि दो बच्चे ने गैस कांस्टेंट को, जैसे कि आप प्रैक्टिकल करते हैं ना, आप ग्रेविटी को प्रूफ करते हैं प्रैक्टिकल, उसी तरह ये गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला का प्रूफ करना चाह रहा है। गिवन एस पी बी इज इक्वल टू आर टी, और दो बच्चा ने किया है, ए और बी, दोनों का अपना अपना डाटा कलेक्ट हुआ है। बोथ यूज द सेम गैसियस सैंपल, ओके, एंड रिपोर्टेड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ आर एज इतना यूजिंग द मिनिमाइजेशन ऑफ सम अस्क्वायर्ड एरर, ओके। यानी यहाँ पे जो बात हो रही है एरर की, ना है वो एरर हो रही है, ना है वो परसेंटेज एरर है, वो एरर की हो रही है, वो किसकी हो रही है, सम ऑफ अस्क्वायर्ड एरर की, है ना। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि ओके, करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें से चूज़ करना है ना। ओके, एडिटिंग के टाइम में ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दूंगा, वो ऑप्शन फिर से इसमें छूट गया है, लगता है बहुत बड़ा ऑप्शन था उसको, कोई बात नहीं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं ना, सबसे पहले आपने क्या दिया उस पर ही काम करता हूँ मैं, कि भैया आपने v का वैल्यू क्या दिया है 16.6 और r का वैल्यू क्या दिया है 8.3, ये हो गया t। तो अगर मैं बात करता हूँ तो ये कट जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2p, ये मेरा वैल्यू निकल गया, ठीक है। नाउ फॉर ए, स्टूडेंट ए के लिए अगर मैं टेबल बनाऊँ तो ये p टेबल हो जाएगा, ये टी कलेक्टेड हो जाएगा, हाँ, और ये टी ओरिजिनल हो जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ टी के एंड पी पी है, तो आपको, आप बोलोगे कैसे होगा ना, आप बोलोगे वैल्यू कहाँ से आएगा, तो देखो वैल्यू ऐसा आएगा कि p का जो वैल्यू आपने दिया हुआ है 137, 139, 142, 141 एंड 142, जो ओरिजिनल डाटा है, ओरिजिनल डाटा कहाँ से आएगा आप ये बताओ। ओरिजिनल डाटा तो मेरे को इस फॉर्मूला से आ जाएगा ना, कि भैया t इज इक्वल टू क्या है 2p, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 274, है ना। ये कितना हो जाएगा 139 इंटू 278, ये कितना हो जाएगा 284, ये कितना हो जाएगा 282, और ये कितना हो जाएगा 284। और आपने कलेक्ट कितना किया है 274, 276, 278, 282 एंड 290। तो अब अगर मैं यहाँ पे ईरर की बात करता हूँ तो ईरर इसमें कितना है 0, इसमें कितना है, ईरर क्या करेंगे ओरिजिनल माइनस कलेक्टेड को माइनस करेंगे 2, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे कितना है -6। लेकिन यहाँ पर बात किसकी कर रहा है स्क्वायर्ड ईरर की, और उसका भी सम। तो ईरर का स्क्वायर आपको निकालना है ना, तो वो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 36, और इसका सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 36, 36, 72, 72, 4, 76, यानी कि सम स्क्वायर्ड ईरर जो है स्टूडेंट ए के लिए वो कितना हो गया 76। अब फॉर स्टूडेंट बी की बात करता हूँ मैं, फिर सिमिलर हो जाएगा कि उसने भी पी को कलेक्ट किया है ना, टी को कलेक्ट किया है, और फार्मूला से टी को ओरिजिनल निकलेगा, कुछ ईरर आएगा इस दोनों के बीच, और ईरर स्क्वायर की बात की जाएगी। तो जो मेरा पी है सेकेंड स्टूडेंट के लिए वो क्या क्या है,
137, 141, 142, 148 और 145। तो इसके हिसाब से ओरिजिनल क्या हो जाएगा, आप इसका दुगुना करते जाइए, है ना। तो ओरिजिनल हो जाएगा 137 का 274, इसका 282, इसका 284, इसका 296, इसका 290। और डाटा इसने कितना कलेक्ट किया है, ये यहाँ से निकल जाएगा, है ना, ये वाला डाटा। तो वो हो जाएगा 276 और ये 280, ये 284, ये 288 और ये 290। तो इरर यहाँ पे 0, यहाँ पे इरर 8, यहाँ पे इरर 0, यहाँ पे इरर 2, यहाँ पे इरर -2। तो यहाँ पे इरर स्क्वायर 4, 4, 0, 64। तो जो इरर सम स्क्वायर हो गया, इरर स्क्वायर का जो सम हो गया वो कितना हो गया, 64, 64, 8, 72। तो अब मेरे पास ऑप्शंस है कि ए एज बेटर फिट देन बी गलत, क्योंकि भाई देखो ए का कितना आया, ए का 76 आया है इरर सम स्क्वायर, और बी का क्या आया है, 72 आया है, ठीक है। तो बी हैज़ बेटर, तो यहाँ तो सबसे पहला ऑप्शन है क्या हो जाएगा हमारे पास कि बी इज़ बेटर देन ए, ये सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ देख लूँगा ऑप्शन में कुछ और अगर पूछ रहा होगा ना, तो मैं उसके हिसाब से आंसर यहाँ पर ऐड कर दूंगा आपके लिए। अब अगर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है, हाँ ये भी इजी क्वेश्चन है कि ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ओके, ए पॉइंट हमारे पास है 1 0, और बी पॉइंट है 2 3। ओके, और एक लाइन है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, वो इसको सी पे डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:3। तो सबसे पहले मैं स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेता हूँ। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, 3 - 0, 2 - 1। ऐसा लगता है मैंने ये फर्स्ट सच में ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाया है, देखना पड़ेगा। 3, तो ये -3 हो जाएगा। तो आपको पता है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप -1 होती है। तो जो एम ऑफ परपेंडिकुलर लाइन होगा, है ना, अगर मैं इस लाइन को एल मान लेता हूँ, तो जो एम ऑफ एल होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1/3। और अगर मेरे को अब इसका स्लोप मिल चुका है, तो इसका जो लाइन ऑफ इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू c। अब मेरे को c निकालना है ना, तो c का कोऑर्डिनेट्स हम सेक्शन फार्मूला से निकालते हैं। c का जो कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला से निकलेगा वो निकलेगा 1 × 2 + 3 × 1। थ्री इंटू 1 + 4। ओके, साथ में मेरा जो y कोऑर्डिनेट इसका निकल जाएगा 1 × 3 + 3 × 0 y 4। तो यहाँ पर निकल जाएगा कितना, 2 3 5 y 4, और ये क्या निकल जाएगा, 3 y 4। अब जो पॉइंट C है ये किसको सेटिस्फाई करेगा, ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो अगर ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो अगर इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ 3y4 इज इक्वल टू -1/3 × 5/4 + c। तो c का वैल्यू मेरे को यहाँ से निकल जाएगा, जो कि होगा 3/4 + 5/20, 20 15। c इज इक्वल टू कितना आ रहा है, गलत नहीं होगा ना, 5 या 1 सेकंड देख लेता हूँ। c इज इक्वल टू 3/4 + ओके 5/12 होगा ना, 5/12 होगा, सॉरी 5/12 होगा। तो जो c का वैल्यू होने वाला है वो क्या होने वाला है, 12, और 3 × 9 = 5 14, 2 से काटेंगे 7/5। तो जो मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन आने वाला वो आ जाएगा y1 + 7/5। अब मैं LCM अगर ले लेता हूँ, ठीक है,
7/6 होगा, सॉरी इसका कॉमन मिस्टेक होता है 7/6, तो ये 6 हो गया, ये आपको -2x + 7 हो गया है ना, और ये y हो गया। तो क्या बन गया आंसर 6y, ठीक है 6y + 2x -7 = 0। तो देखो 2x + 6y - 7 = 0, ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सही हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूँ, The total expenses of maize consist of a fixed cost। ओके 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 ओके, ये क्वेश्चन ना वो उस तरह का है जो प्राइवेट कंपनी में जो लड़का काम करता था ना, और वहाँ पर उसको एक फिक्स्ड कोस्ट मिलता था प्लस। तो आपने ये बोल रखा है द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ मेस consist of fixed cost and the variable cost. Variable cost is proportional to the number of inmates of the mess. The total expenses are 16,000 rupees when 12 members in the mess. When fixed cost. Okay. तो अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन देखते हैं कि हम ना फिक्स्ड कोस्ट F मानते हैं जो कि आपको ले दिया है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि जब 12 मेंबर रहता है, ठीक है ना, तो जब 12 मेंबर रहता है तो टोटल एक्सपेंस कितना जाता है, T1 को टोटल एक्सपेंस में बोलता हूँ, वो जाता है 16,000 रुपये। और जब 20 मेंबर रहता है तब टोटल एक्सपेंसेस जो जाता है वो कितना जाता है 20,000 जाता है। इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एंड द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द मेस। आप इस तरह से देखो कि 12 और 20 है। अब आप समझो, अब आप एक बात समझते हैं, एक जनरल लाइन है, यानी इसका जो एक्सपेंसेस है वो तो एक सिमिलर चीज़ को फॉलो कर रहा होगा ना, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, जो कि डिपेंड करा कि कितने मेंबर्स आ रहे हैं। यानी कि इसका जो एक्सपेंसेस है वो एक लाइन है। अगर हम बात करते हैं कि इसका एक्सपेंस जो है उसको हम लाइन की तरह कंसिडर करते हैं, इसका टोटल एक्सपेंस एक लाइन है, और उस लाइन पे अगर 12 मेंबर आता है तो पॉइंट कितना जा रहा है 16,000 वैल्यू जा रहा है, और जब इसका 20 मेंबर जाता है तो कितना वैल्यू जा रहा है 20,000 जा रहा है। तो अब अगर हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं, तब हमको पता चल जाएगा कि वेरिएबल कॉस्ट कितना है एक्स एंड वाई के वैल्यू को पुट करके। तो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप कितना हो जाएगा y2 - y2 4,000 बाई 20 - 12 8, वो हो जाएगा 500। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन होने वाला वो y - y1 कितना हो जाएगा 16,000 × 500 × x - 12 हो जाएगा y - 16,000 इज इक्वल टू 500 x - 12 25 60 6,000। ठीक है, ठीक है, ये बन गया y इज इक्वल टू 500 x प्लस 10,000। यहाँ तक मिल गया। अब आप देखो कि द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट ये हो जाएगा ना, क्योंकि जो मेरा y का वैल्यू वो किस पे डिपेंड कर रहा है x पे, और x है क्या, x तो मेंबर है ना। जब मैं 12 मेंबर पुट करूँगा तो मेरे को 16,000 वैल्यू मिलेगा, जब मैं 20 मेंबर पुट करूँगा तो मेरे को 20,000 मिलेगा। तो जो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है वो 10K हो गया। तो एक यहाँ से एक कॉन्सेप्ट मिलता है कि अगर मेरे को कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है जो कि एक सिमिलर चीज़ को फॉलो कर रहा है ना। अब ले कंडीशन दे दिया कि 12 मेंबर आए तो 16,000 मेंबर हुआ, 20 मेंबर आए तो 20,000 मेंबर आए, 20,000 रुपये का एक्सपेंसेस हुआ। तो हमने ये बोला कि इसका जो टोटल एक्सपेंसेस है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनमेट्स ऑफ द मेस। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप समझो, आप किसी को भी स्ट्रेट लाइन नहीं मान सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्रोपोर्शनल है, यानी कि डिपेंड करता है कि किस पे मेंबर आते हैं, यानी फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स है जो कि बता रहा है, प्लस जो वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपेंस वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कितने इसके इनमेट्स मेस में आ रहे हैं।
इस कारण मैंने इसके जनरल इक्वेशन को एक लाइन की तरह कंसिडर किया। अब अगर यहाँ पर डबल रहता या कुछ स्क्वायर रहता तो हम पाराबोला भी यहाँ पर कंसिडर कर सकते थे। तो ये आपको उस टाइम देखना है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ये ना ये क्वेश्चन लगता है डबल हो गया है ना। हाँ, ये क्वेश्चन में जस्ट आपको बनाया तो फिर से मैं क्या बोलते हो कर दूँ। अच्छा ठीक है, चलो बना ही देता हूँ। क्वेश्चन आ ही गया तो बना ही देते हैं कि लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। फिर से वही है, फिर से वही क्या है कि यहाँ पर मैंने ना पॉइंट ए एंड बी है, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि इसको सी है, जो कि इसको अभी जस्ट इसका पहले इसको मैंने बनाया था 1:5 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो आपको बताने की इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है। तो हम पहले सी का कोऑर्डिनेट्स निकालने का ट्राई करेंगे। उससे पहले हम ये करेंगे कि एम ऑफ ए बी जो है वो मेरा हो जाएगा 3 - 0/2 - 1 = 3। तो जो एम ऑफ लाइन है वो कितना हो जाएगा -1/3। तो जो मेरा इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा y = mx 1/x + c। अब जो c का कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे निकलेगा, c का कोऑर्डिनेट्स आप यूज कर लो सेक्शन फार्मूला। तो मैं डायरेक्ट अभी सेक्शन फार्मूला यूज करने वाला हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 प्लस देखो 1 × 5 प्लस 2 × 1 × 5 प्लस 2 × 1/6, ठीक है। और उधर आपको हो जाएगा 3 × 1 है ना, 3 × 1 प्लस 0 × 5/6। तो जो सी का कोऑर्डिनेट्स आ गया वो 7/6, 1/2 आ गया। अब ये क्या करेगा, इसको इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 = -1/3, एक्स का वैल्यू 7/6 प्लस सी, ये बन जाएगा आपको 1/2 प्लस y तो सी, ये 18 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। इधर कितना हो जाएगा 9, 9 × 7 = 16 = सी। तो सी का वैल्यू कितना आ रहा है, सी का वैल्यू आ रहा है आपको 8/9। सी का वैल्यू कितना आ रहा है 8/9। तो जो मेरा इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा y = -1/3x प्लस 8/9, 9 एलसीएम ले लो तो 9y हो जाएगा, -3x हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। तो आप देख लो आंसर इसका क्या होने वाला है। हाँ, आंसर हो जाएगा इसका 9y + 3x - 8 = 0। डैट इज क्वेश्चन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है, बट इस फिर से ये क्वेश्चन फर्स्ट सेट से डिवाइड है, बस वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है। इसमें मैंने आपको बताया था कि दोनों को आपको क्या करना है, इक्वेशन निकाल लो, है ना। इक्वेशन ऑफ बट तो आपको दिया हुआ है ना। अब देखो इक्वेशन ऑफ वर्ड आपको इसमें दिया है, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, एरोप्लेन का निकालना है। तो जो एरोप्लेन है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और किधर जाता है 412 से पास करता है, आपने ये बोल रखा है। तो मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूँ। स्लोप हो जाएगा आपको 3। तो अगर स्लोप 3 हो गया तो इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा y = mx + c, डेट इज y = 3x + c। और ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं x = 0, y = 0, तो c क्या आने वाला है, c भी 0 आने वाला है। तो जो इसका इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा y = 3x हो जाएगा। और दिया गया इक्वेशन क्या है 2y - 6x = 20। आप इसको सॉल्व करोगे या आप डायरेक्ट देखो ना, ये इक्वेशन क्या है y - 3x = 0 और ये क्या है y - 3x = 10। दोनों का x एंड y का कोएफिशिएंट क्या है सेम, यानी कि दोनों लाइंस क्या है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि अगला बार वैल्यू ना पूछ के ये बोल दे कि बोथ लाइंस क्या है, पैरेलल है या इम्पैरेलल है, कुछ भी पूछ देगा। तो बोथ लाइंस पैरेलल है। आप बताओ कभी दो लाइन पैरेलल इंटरसेक्ट करेगा नहीं। तो जो इसका आंसर आने वाला वो क्या होने वाला, आंसर विल बी 0। इसके साथ दोस्तों 20 क्वेश्चन हमारे समाप्त हो चुके हैं।